शांति। उपस्थित सभी शिविरार्थी महानुभावों, तो अभी हमारा आवृत्ति का और जो चीजें समझ में नहीं आई हैं उनके पूछने का अवसर है। और हमारे में से जिनको भी कोई बात समझ में नहीं आई है वो हाथ खड़ा करेंगे और अपना प्रश्न रखेंगे, और हमारे में से ही जिनको इसका पता है वो उत्तर देंगे। और जब हम सब प्रयास कर लेंगे, हमारे को कोई उत्तर नहीं आ रहा है, हमें किसी को भी नहीं पता लगा है, तो फिर हम विभू जी के पास आएंगे और वो फिर उसका समाधान करेंगे। नहीं तो हमारे में से ही हम पूछेंगे और हमारे में से ही जिनको पता लग गया है वो हम समाधान करेंगे, आपस में करेंगे। और माइक उधर 2 पहुंच गए होंगे, इधर भी होंगे 2, तो जो हाथ खड़ा करेंगे उनके पास में फिर पहुंचाते रहेंगे। तो किन्हीं को प्रारंभ कर सकते हैं, कोई हाथ खड़ा कीजिए। किसी को कुछ सुबह वाले दोनों सत्रों में से कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो या पूछना है, पूछ। एक आगे दे दो, एक पीछे दे दो। दूसरा जी, सत्र के समय बताया गया था कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो उसको कैसे निकाला गया कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है? हाँ, तो कौन उत्तर देंगे? प्रश्न ये है कि सुबह कहा गया था कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो ये कैसे निकाला जाता है कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है? तो पहले तो ये स्पष्ट हो कि एक दिन में 1 डिग्री चलने का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो कौन, कोई उत्तर देते, हाथ खड़ा करेंगे, कौन देंगे? आपके उधर से कोई उत्तर देंगे तो हाथ खड़ा करें। नहीं, हाँ, अभिषेक जी माइक लो, अपने आप दो जिनके पास में है। तो इन्होंने बताया कि एक दिन में 1 डिग्री चलता है। एक दिन में 1 डिग्री नहीं चलता, लगभग 1 डिग्री चलता है, पूरा 1 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, लगभग मान लीजिए। हाँ। तो पूरे वृत्त का चक्कर 360 होता है। हाँ। और साल में लगभग 365 दिन हैं। हाँ। तो उसका विभाग करेंगे तो लगभग 1 डिग्री आ जाता है। हाँ, तो देखिए थोड़ा अपने को, एक चक्र पूरा गोल है, और आप ये मान के चलिए कि अभी हम पृथ्वी को केंद्र मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी घूम नहीं रही है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। क्योंकि हमें ऐसा दिखाई देता है, सूर्य उगता हुआ घूमता हुआ दिखाई देता है। वैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन दिख हमें रहा है सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो उस परिकल्पना में आप कीजिए कि एक गोल चक्कर है जिसमें सूर्य चलता है। तो एक गोल पूरे चक्र का 360 डिग्री होता है, ये हमें सबको पता है। 360 इसके विभाग कर देंगे हम, कट जाएगा। और ये सौर दिवस की बात है, अलग अलग तरह के दिन होते हैं। तो हम सौर दिवस जो बोलते हैं कि सूर्य पूरा चक्कर लगाने में 360 दिन लेता है, पूरा अपना गोल चक्कर लगाने में 360 दिन लेता है। तो एक दिन में कितना चलेगा? 360 का मतलब 1 डिग्री चलेगा। तो वो 1 डिग्री चलना होता है, प्रतिदिन खिसकता है, चारों तरफ घूम रहा है पृथ्वी के। उसका जो वृत्त है, काल्पनिक वृत्त है, इसको क्रांति वृत्त बोलते हैं। एक काल्पनिक परिभाषा आपके पास जो पुस्तक है वो देखिए। सूर्य जिस पथ में परिक्रमा करता हुआ आभास हो रहा है उसको क्रांति वृत्त बोलते हैं।
एक वृत्त में 360 अंश होते हैं, किसी भी वृत्त में 360 अंश होते हैं। सूर्य को परिक्रमा करने में एक वर्ष लगता है। एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट कुछ समय होता है। तो 365.2422 दिन में 360 अंश चला सूर्य। तो एक दिन में कितना चला? अच्छा, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर यह परिक्रमा पथ होता पूरी तरह से वृत्ताकार तो सूर्य को एक वर्ष में चलने में 360 दिन ही लगते। लेकिन चूंकि यह अंडाकार है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अगर एक वृत्त ऐसा होता है तो सूर्य हल्का सा इतना सा ही अंडाकार है, तो यह अंडाकार होने से उसे 360 से थोड़ा सा 5 दिन का फालतू समय लगता है। तो सूर्य की प्रतिदिन की जो दैनिक गति है वो हम लगभग 1 अंश बोलते हैं। वैसे ये 59 कला कुछ होती है, थोड़ा सा कम होती है 1 अंश से, पर सामान्य परिचालन में ऐसे ही बोलते हैं कि लगभग 1 अंश प्रतिदिन सूर्य चलता है। ठीक है, हो गया, इसको कम करो। हाँ, आपका इस प्रश्न का समाधान हो गया। जी। इस प्रश्न पे किसी को कोई दिक्कत है? ठीक हो गया। जी, इसमें ज्योतिष सरित कीर्ति सार नाम की पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 21 पर लिखा हुआ है कि 1 अंश बराबर है 60 कला, यानी कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये कल सुबह का जो पाठ है वो समय विभाग के बारे में ही है। उसमें आप त्रुटि से लेकर के कल्प पर्यंत सभी काल विभाग सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें ये अंश कला विकला का जो अंतर है और इसको कैसे बदलते हैं और कैसे परिवर्तन करते हैं, ये आपको कल की कक्षा में आ जाएगा ये विषय। ठीक है, अन्य कोई जिनको पूछना है हाथ खड़ा करेंगे। माइक भी साथ में लेके रखो पहले से। किन के पास है माइक? पूछना है? बोलिए। ओम नमस्ते मुनि। वो मेरे को वो अंतिम कक्षा में जो अंतिम सत्र में बताया था कि अंतिम सत्र में जो अंतिम बार बताया था कि अन्य परंपराओं में तो अश्विनी नक्षत्र मानते हैं सबसे पहले, और अपनी वैदिक परंपरा में पूरा भाद्रपदा नक्षत्र मानते हैं पहले, सबसे पहले। तो कैसे? अन्य परंपराओं में 27 नक्षत्र मानते हैं। नहीं, जो 27 नहीं। पारंपरिक लोग जो पारंपरिक पंचांग 27 समान नक्षत्र मानते हैं, उसमें उन्होंने क्या है कि राशियों का और नक्षत्रों का संबंध स्थिर कर लिया है। यानी हमेशा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र ही होगा, जबकि व्यवहार में राशियां क्रांति वृत्त पर हैं, नक्षत्र क्रांति वृत्त से भिन्न हैं, तो राशियों और नक्षत्रों का संबंध हमेशा स्थिर नहीं रहता। तो उनकी एक तरह से अवधारणा है, एक जबरदस्ती का मानना है कि मेष और अश्विनी नक्षत्र साथ होंगे, जबकि वास्तव में आज अगर आप अंतरिक्ष में देखेंगे, आसमान में देखेंगे, तो वसंत संपात के समय आपको पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र दिखाई देगा। इसीलिए वैदिक परंपरा में हमारा मेष आरंभ के समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होना चाहिए, लेकिन पारंपरिक में अभी भी अश्विनी नक्षत्र ही चला आ रहा है। एक्चुअली उन्होंने अपने शोध या परिशोधन बंद कर दिया है, जो जहां जैसा था उसे स्थिर मान लिया है, तो अब उसमें परिवर्तन नहीं करते वो, इसलिए जो गलती होनी है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा है। वो अश्विनी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? अच्छी से मेरे समझ में नहीं है। तो हाँ, तो फिर से प्रश्न रखिए। अश्विनी नक्षत्र वो पहले किस आधार पर मानते हैं, ये समझ में नहीं है। देखो वो अश्विनी, सुनो, ये जो आधार है क्या है वो विस्तार के प्रश्न हैं, आगे आएंगे। ठीक, ये आगे भी आएगा। आगे जैसे आज मेषारंभ के समय उत्तरा भाद्रपद हमें दृक हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसे ही पूर्व काल में कभी वसंत संपात पर अश्विनी नक्षत्र प्रत्यक्ष होता था। तो जब उस काल में ऐसा होता था तो उस काल में अश्विनी नक्षत्र से गणना उन्होंने आरंभ करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने शोधन करना बंद कर दिया। तो वो स्थिर कर लिया उन्होंने अपना संबंध कि मेष हमेशा अश्विनी से ही रहेगा, उसको दृक या जो प्रत्यक्ष है उससे भिन्न कर लिया है, इसलिए ये अंतर है। इसमें थोड़ा चलन विचलन होता है, परिवर्तन होता है, उन्होंने स्थिर कर लिया है, इसलिए ऐसा है। बाकी ये विषय और विस्तार से बाद में आएगा जी। जो चर्चा हुई है उसमें कुछ अस्पष्टता हो, और प्रथम वरीयता ये होगी कि हमारे में से ही कोई उत्तर दे,
जिन्होंने सुना है, समझा है, और जब हम कुछ नहीं उत्तर ढूंढ पाते हैं तो आपके पास में आएंगे फिर, और हमारे बताने में कहाँ कमी रहती है उसकी पूर्ति विभू जी कर देंगे। हाँ हाँ, पूछिए। ओम, संपात और अयन क्या होता है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। संपात और अयन क्या होते हैं ये स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन बताएंगे? आप में से कोई बताएंगे? हाँ, आप बताओ इनको। देखो, आप अपना पंचांग क्रांति निकालिए। उसका मुख पृष्ठ ही है, एक चित्र दिया हुआ है। हाँ, मुख पृष्ठ पर एक चित्र दिया हुआ है। हाँ बोलो, आपको बताएंगे कुछ? बोलिए। संपात और अयन। हाँ, संपात ऋतु का मध्य बिंदु होता है। इन दो मासों के बीच का उसको संपात कहते हैं। बोलो बोलो। और जो आयन है वह जो सूर्य की गति जैसे दक्षिण से उत्तरायण को शुरू होती है, जब उत्तरायण की ओर बढ़ना शुरू होता है उसको उत्तरायण का है, और जब वह दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है उसके बाद उसको उत्तरायण कहते हैं। 21 जून से 21 दिसंबर तक का सूर्य गति दक्षिणायन की होती है। अभी दक्षिणायन शुरू हो जाएगी किसी दिन के बाद। ये आयन होते हैं साल में 2 बार, उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, और कोई स्पष्ट करेंगे? इनको दीजिए आगे। आपको समझाना है, बताना है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इसको पूरा चला लीजिए। ओम, हाँ। जब क्रांति वृत्त पर हम पृथ्वी की स्थिति देखते हैं ना, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है, क्रांति वृत्त नहीं, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी घूमते घूमते कुछ स्थितियों को प्राप्त करती है। अगर मान लो पृथ्वी यहाँ से घूमना शुरू की इस पूरे सर्कल में जो 360 डिग्री है, और यहाँ से घूमनी शुरू करती है, तो ये वसंत संपात बिंदु कहलाता है। इसी वसंत संपात बिंदु से जब पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ 90 डिग्री आ जाती है, ठीक, तो ये अयन बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार से फिर वो घूमती हुई जब 180 डिग्री पर चली जाती है तो ये शरद संपात कहलाता है, और इसी प्रकार से घूमती हुई जब वापस पुनः 270 डिग्री पर चली जाती है तो ये कर्क वो कहलाता है। कर्क ना, 270 पे मकर। हाँ, 270 पे मकर और 90 पे कर्क। यहाँ से 270 के बाद दक्षिणायन हो जाता है और 90 के बाद उत्तरायण हो जाता है। जो संपात की स्थिति में जब पृथ्वी रहती है तो संपात में पृथ्वी जो है वो पूरी पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि रहती है। जबकि जो अयन बिंदु होते हैं, अयन बिंदु की स्थिति में पृथ्वी का या तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है या दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। इसलिए जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है और हमारे यहाँ पर दिनों का जो मान है वो बढ़ता चला जाता है, और जब दक्षिणायन होता है तो जो मान है वो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है और हमारे यहाँ पर दिन का मान घटना शुरू हो जाता है और रात्रि का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। बैठो। और कोई स्पष्ट करना चाहे आप में से, जो भी बताना चाहे? प्रश्न नहीं अभी इस इनके प्रश्न का समाधान कोई करेंगे तो अभिषेक जी के लिए। ओ, संपात का पूछा, तो संपात जब ऋतु के मध्य में, बसंत ऋतु के मध्य में जब सूर्य भूमध्य अर्थात विषुववृत्त पे पड़ता है, और ऐसे ही शरद ऋतु में शरद ऋतु के मध्य में जब विषुववृत्त पे पड़ता है तो उस स्थिति को संपात कहते हैं। अन्य क्रांतियों में तो अन्य, जैसे मकर पे शुरू होता है एक ऋतु शुरू होती है, और ऐसे ही कर्क पे शुरू होती है, लेकिन जब जो बसंत और हेमंत ऋतु, बसंत और शरद ऋतु हैं, उनके बीच में विषुववृत्त पर सूर्य आता है, तो इस बीच की स्थिति को संपात बोला जाता है। मैं कुछ कहूँ थोड़ा सा?
2 मिनट आपके पास हम सबसे अंत में आएंगे। एक्चुअली संपात और अयन बनते कैसे हैं ये अभी बताया ही नहीं है, हाँ, तो ठीक तो है, इसलिए आप अगर इस विषय में चर्चा करेंगे ना बाद में आ तो जाए। इधर उधर की बातें हो जाएंगी। अभी जो बताया है वो सिर्फ ये कि क्रांति वृत्त के 90 अंश के 4 भाग हैं, जिनमें से क्रमशः विषुव, दक्षिणायन, शरद संपात और उत्तरायण, इनको 4 बोल, ये कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं ये आगे की कक्षाओं में आएगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए कि ठीक है। 4 भाग हैं, वसंत संपात, शरद संपात, दक्षिणायन और उत्तरायण, और उनकी क्या जो जो विशेषताएं आज बताई हैं बस अब उनको अभी याद रख लीजिए। तो आपका प्रश्न कैसे बनने पे था, तो आपको क्या समझ में आया? इनको माइक दो, हैं? किसको कहते हैं ना। तो ये 4 जो एक चक्र बना करके बताया था, अभी ये समझ में आ गया आपको? उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन हमने जानते हैं कौन से दिनांकों में होते हैं। हाँ, उत्तरायण कब से होता है? बोलिए, कोई भी बोल दीजिए। 21-22 दिसंबर को वहां से उत्तरायण होता है। और दक्षिणायन कब से होता है? 21 जून, अब आने वाला है ये दक्षिणायन। ये तो 2 अयन हो गए। और इनके बीच के जो भाग होते हैं जिनमें दिन और रात बराबर होते हैं, तो पहले कहाँ होता है? जहाँ वसंत ऋतु में वसंत संपात जो होता है वो 21-22 मार्च का, ठीक है, 21 मार्च का जो समय जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, ये एक संपात होता है। और चूंकि वसंत ऋतु होती है तो वसंत संपात बोलते हैं। और ऐसा ही नीचे सितंबर में होता है। सितंबर में कब होता है? 22-23 सितंबर हो गया। उस समय शरद ऋतु होती है, उसको शरद संपात बोलते हैं। इन 2 ऋतुओं के मध्य में आता है, उन्होंने सुबह बताया था, ये ऋतु के मध्य में आते हैं संपात, एक ऋतु के मध्य में आते हैं। 2 महीनों के ऋतु के जो 2 महीने होते हैं उसके बीच में आते हैं। और जो अयन होते हैं वो 2 ऋतुओं के बीच में आते हैं। तो जैसे कि उत्तरायण था, ये किन 2 ऋतुओं के बीच में आया था उन्होंने बताया था, ध्यान है आपको? उत्तरायण किन 2 ऋतुओं के बीच में आता है? आप में से और कोई बोले? बोलो। हेमंत और शिशिर 2 ऋतुओं के बीच का बिंदु है वो, ठीक है। और दक्षिणायन जो है वो भी 2 ऋतुओं के बीच का बिंदु है, 2 ऋतुओं के बीच का, यानी एक ऋतु समाप्त हो रही है और दूसरी प्रारंभ हो रही है। वो कौन सी 2 ऋतुएं हैं? ग्रीष्म और वर्षा। आ रहा है ध्यान में? और जो संपात बिंदु थे वो क्या कहा था उन्होंने? ऋतु के बीच में आता है, यानी उसके पहले भी वही ऋतु थी, बाद में भी वही ऋतु थी, लेकिन एक ऋतु 2 महीने की होती है। उन 2 महीनों में से पहला महीना समाप्त हो गया और दूसरा प्रारंभ हो रहा है, वो जो बीच का बिंदु है वो संपात बिंदु। तो शरद संपात और वसंत संपात, वसंत संपात, शरद संपात, तो 2 संपात और 2 अयन। बस ये हो गया। कैसे बनता है वो आगे बताएंगे, ठीक है। अन्य कोई पूछे? ओम ओम। जो आज जन्माष्टमी, माइक पास में करो। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उदाहरण दिया था, आज पत्रकम में श्रावण कृष्ण अष्टमी पे जन्माष्टमी होती है, वेद आधारित है, और पारंपरिक भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पे मानी जाती है। हाँ। तो ये अंतर समझ में नहीं आया, जो बताया गया था वो स्पष्ट नहीं हुआ था कुछ भी सही से। हाँ। तो प्रश्न समझ में आ गया है? देखो, एक बताया था आपने दार्शनिक जी ने कि परंपरागत जो पंचांग होता है और वैदिक पंचांग है उसमें अंतर बताते हुए परंपरागत पंचांग का दोष बताया था। उसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण लिए थे। उसमें पहला उदाहरण था कृष्ण जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी का उदाहरण लिया था। तो वैदिक में श्रावण कृष्ण अष्टमी को वो दिन हो रहा है और प्रचलित में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हो रहा है। तो ये जो महीने का अंतर आ रहा है, श्रावण और भाद्रपद, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो दोनों बोल रहे हैं, लेकिन महीने का अंतर आ रहा है नाम का। तो वो उन्होंने बताया था, आपने चित्र भी बना के बताया था, अभी और बता देते हैं। तो ये गणना में भेद है। महीने का प्रारंभ
अलग अलग मानते हैं, उसके कारण से ये भेद है। आप में से कोई और बता देंगे तो इसलिए महीने का नाम का भेद है, दिन तो वही बता रहे थे। हाँ, तो आप में से कोई बताएंगे दिन महीने का प्रारंभ का क्या भेद था जिसके कारण से ये अंतर आ रहा था? हाथ खड़ा करें जो बताएंगे। कोई बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए, वो सबको बोलना है। हाँ बोलो शिवनाथ जी। ये महीने का भेद क्यों आया? ओम, ये महीने का भेद का मुख्य कारण है कि आर्ष पत्रक और जो पारंपरिक पत्रक है उसमें अंतर है कि जो आर्ष पत्रक है ये शुक्ल पक्ष से मास का प्रारंभ मानता है, और जो पारंपरिक पत्रक हैं ये पंचांग है वो कृष्ण पक्ष से महीने का प्रारंभ मानते हैं। इन दोनों पत्रकों में समानता ये है कि कृष्ण पक्ष में मास का नाम समान होता है। तो जब श्रावण नहीं कृष्ण पक्ष गलत बोल दिया, शुक्ल पक्ष में समान होता है। तो जब श्रावण मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है आर्ष पत्रक के अनुसार, तभी पारंपरिक पत्रकों में भी श्रावण मास का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। तो जब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आएगी तो वो दोनों के समान होंगे। चूँकि आर्ष पत्रक में हम शुक्ल पक्ष से मास का प्रारंभ कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के बाद में फिर जो कृष्ण पक्ष आएगा वो श्रावण मास का ही होगा। परंतु वे जो पारंपरिक पत्रक हैं वो कृष्ण पक्ष से मास का प्रारंभ मानते हैं और पूर्णिमा में मास का अंत मानते हैं। तो पूर्णिमा के बाद में जो कृष्ण पक्ष आएगा वो अगले मास अर्थात भाद्रपद का कृष्ण पक्ष होगा, इसलिए ये भेद होता है, दिन वही होगा। ठीक है, देखो विभू जी ने जो यहाँ लिखा है ना, यहाँ देखिए, देखो इन्होंने क्या लिखा है, ये तो पारंपरिक लिखा है। पारंपरिक का मतलब है ये जो नीचे रेखा है ये एक महीने की रेखा है, यहाँ से महीना प्रारंभ होता है और ये यहाँ तक समाप्त होता है, ये पारंपरिक हुआ। और जो ऊपर वाला है महीना, यहाँ से प्रारंभ हुआ और यहाँ तक समाप्त हुआ, ये है वैदिक या आर्ष वाला। ठीक है, श्रवण नक्षत्र ये यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ तो पहले क्या आया? शुक्ल पक्ष, शु पर जो लिखा हुआ है ये शुक्ल पक्ष आया। उसके बाद में कृष्ण पक्ष आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक महीना चला, ये वैदिक का चला, और महीना है ये श्रावण। और परंपरागत जो है ये यहाँ से चला और यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो इसमें ये भाद्रपद हुआ। तो भाद्रपद का ये जो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कथन तो दोनों जगह समान है, क्योंकि इसमें भेद आ नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा हमारे को वैसा दिखाई देता है, उसमें कोई भेद कर नहीं सकता है। तो कृष्ण पक्ष को कृष्ण पक्ष ही दोनों बोलते हैं, शुक्ल पक्ष को शुक्ल पक्ष ही दोनों बोलते हैं। लेकिन अंतर क्या हुआ? देखो ये परंपरागत वालों ने ये इनका जो श्रावण महीना है कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से। देखो श्रावण का कृष्ण पक्ष और श्रावण का शुक्ल पक्ष, ये एक महीना था परंपरागत का, और ये अगला महीना भाद्रपद का था। ये 2 महीने दिखाए इन्होंने। ऊपर क्या हुआ कि ये जो शुक्ल पक्ष है, श्रावण यहाँ से शुरू होता है। परंपरागत का श्रावण यहाँ से प्रारंभ हो गया, यानी 15 दिन पहले प्रारंभ हुआ। वैदिक का 15 दिन बाद में हुआ, तो 15 दिन बाद तक चल रहा है। ये 15 दिन बाद में जो चल रहा है, इसी समय परंपरागत का अगला महीना भाद्रपद प्रारंभ हो गया। तो जो शुक्ल पक्ष है वो तो दोनों के समान है। यहाँ भी देखो ये श्रावण मास है शुक्ल पक्ष, और यहाँ भी श्रावण मास शुक्ल पक्ष है, ये दोनों समान है। अंतर कहाँ आएगा? कृष्ण पक्ष में। ये कृष्ण पक्ष में देखो, यहाँ कृष्ण पक्ष में वैदिक कहते हैं कि श्रावण मास है, पारंपरिक कहते हैं ये भाद्रपद मास है। ये 2 अंतर आ रहे हैं। तो जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो यहाँ बीच में पड़ रही है, तो कृष्ण पक्ष भी दोनों मानते हैं, अष्टमी भी उसी दिन को दोनों मानते हैं, कोई भेद नहीं है। लेकिन अंतर क्या हुआ? महीने के नाम में भेद आ गया। ठीक है, महीने के नाम में भेद आ गया। उसका कारण क्या है? यहाँ ये महीने का प्रारंभ किससे मानते हैं? कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष से प्रारंभ माना, इसका क्या मतलब है? यहाँ कृष्ण पक्ष से पहले क्या होगा? कृष्ण पक्ष से पहले क्या होगा? पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा के बाद से कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ और फिर यहाँ अमावस्या आ जाएगी। ये कृष्ण पक्ष चलते चलते अमावस्या आ जाएगी, और अमावस्या के बाद में चलते 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 यहाँ फिर पूर्णिमा आ जाएगी। तो महीने का जो अंत है ये पूर्णिमा अंत मान रहे हैं, पूर्णिमा में अंत हुआ। ऐसे ही यहाँ से फिर कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, तो पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष होते होते अमावस्या आई,
और फिर चलते 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 ये पूर्णिमा आई, यहाँ फिर इनका भाद्रपद समाप्त हुआ। तो उन्होंने एक शब्द बोला था इसके लिए, ये कैसा महीना मानते हैं? पूर्णिमांत मानते हैं, पूर्णिमा को अंत में महीने को पूर्ति मानते हैं। तो ये परंपरागत पूर्णिमांत मानते हैं। और वैदिक में क्या मानते हैं? यहाँ से प्रारंभ हुआ, ये शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हुआ, तो शुक्ल पक्ष के पहले क्या चीज थी? अमावस्या थी। अमावस्या के बाद से जब चंद्रमा बढ़ना प्रारंभ हुआ, एक एक कला करते करते यहाँ बीच में आ गया, पूर्णिमा आ जाएगी। फिर उसके बाद में कृष्ण पक्ष होगा, तो घटते 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 यहाँ अंत में आएगा अमावस्या। तो ये अमावस्या पे अंत को प्राप्त होता है, इसके लिए शब्द बोला था अमांत। तो पूर्णिमांत और अमांत का भेद होने से ये 15 दिन का भेद है। परंपरागत 15 दिन पहले महीना प्रारंभ होता है, तो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी में इधर वैदिक में महीना अलग है, ये भाद्रपद है, ये श्रावण है और ये भाद्रपद है। आपके प्रश्न हो गया? हाँ बोलो। ये स्पष्ट हो गया, लेकिन आपने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही वो मानते हैं और श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही हम मानते हैं, और नहीं, दिन नहीं। भी एक ही होता है। ये भाद्रपद की मानते हैं, महीना बदल रहा है ना, यही तो बता रहे हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी ये दोनों जने मानते हैं। कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, अष्टमी है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन महीने का अंतर है, दिन वही पड़ रहा है, लेकिन कथन में नाम में ये श्रावण मास आ रहा है, ये भाद्रपद आ रहा है, ये आपको बताया गया था अभी। मतलब वो भाद्रपद मानते हैं, भाद्रपद मास की अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मानते हाँ, हैं। ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और वो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आपने प्रश्न में यही तो बोला था, पढ़ो उस वाक्य को अपने को। वो मैंने स्पष्ट करने के लिए पूछा था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने वो बोल दिया। जो आपने बोला था अब आप फिर से बोलो, इतनी सारी बात के बाद में आपको वो वाक्य समझ आएगा। पारंपरिक में मानते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो ये भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी होगी। हाँ, और वैदिक में? वैदिक में मानते हैं श्रावण कृष्ण की पक्ष। तो ये श्रावण कृष्ण की अष्टमी हो गई। लेकिन हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कि श्रावण कृष्ण की अष्टमी को ही होती है जन्माष्टमी, लेकिन हम लोग पारंपरिक कैलेंडर ही देखते हैं। जबकि नहीं, तो देखो इसमें भी दो होते हैं ना, उत्तर भारत में अलग होता है, दक्षिण भारत में अलग होता है। गुजरात में भी दक्षिण भारत वाला है, गुजरात में श्रावण कृष्ण अष्टमी को ही आएगा गुजरात में, और दक्षिण महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में श्रावण कृष्ण अष्टमी ही बोला जाएगा। उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी बोला जाता है। ठीक है विभू जी, ठीक हो गया? हाँ, हाँ, और प्रश्न उधर से बोलिए। है स्पष्टीकरण चाहिए पिछले प्रश्न में? पूछिए। पूरा ऊपर कर लीजिए। ये 15 दिन का अंतर तो है जी, 15 दिन का जो अंतर है, जो प्रतिपदा अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के बाद, माइक पास में रखिए थोड़ा। अमावस्या और पूर्णिमा के बाद जो मास शुरू होता है वो तो दोनों ही पारंपरिक हैं, एक शक संवत है और एक विक्रम संवत है। जैसा मुझे समझ आया वैदिक परंपरा में तो वो 9वें दिन से, महीने के 9वें दिन पूर्णिमा आ रही है या अमावस्या आ रही है ना, उस जो चार्ट दिखाया था 9वें दिन, तो ये अष्टमी के दिन तक तो बात ठीक हो गई, ये दशमी होता तो वो नियम नहीं लगता। वैदिक परंपरा में तो जो कैलेंडर 61वें पेज या 59वें पेज पे दिखाया था, उसमें तो 9वें दिन अमावस्या या पूर्णिमा दिखाई हुई थी ना, मास तो प्रारंभ में नहीं हो रहा था, बीच में आ रहा था। वो विभू जी आप बताएंगे, गते का शायद ये कर जो 59वें प्रश्न में दिखाया है वो एक परंपरा के सौर मास के अंतर्गत चांद्रमासों की व्यवस्था दिखाई है। वो 9वें दिन आ गई, इस वर्ष में 9वें दिन आ गई, पिछले वर्ष में किसी और दिन आएगी, हर वर्ष में 9वें दिन नहीं आएगी। यहाँ जो अभी बात हो रही है वो दो अलग अलग परंपराओं के चांद्रमासों की व्यवस्थाओं के संबंध में बात हो रही है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हम भाद्र और श्रावण से समझ रहे हैं। अगर आप इसे वर्ष के आरंभ से समझें तो उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत या अमांत और पूर्णिमांत व्यवस्थाओं में क्या है कि इनके यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष शुरू होता है,
दक्षिण भारत में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष शुरू होता है, लेकिन उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल के 15 दिन बाद वैशाख कृष्ण पक्ष लगता है। यहीं से अंतर आना शुरू हो गया। और दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष आता है। उत्तर भारत में चैत्र का जो महीना है उसके 15 दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन वर्ष के शुरू में होते हैं और चैत्र कृष्ण के 15 दिन वर्ष के आखिर में होते हैं। तो इसलिए उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के पारंपरिक पंचांगों में यह 15 दिन का अंतर बना रहता है। उत्तर भारत में चैत्र मास में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बाद, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष आरंभ हुआ, चैत्र शुक्ल पक्ष के 15 दिन और उसके बाद अगले 15 दिन जो है वो वैशाख कृष्ण पक्ष के होते हैं। जबकि दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष आ जाता है। तो आप देखेंगे वर्ष के आरंभ से ही जो उत्तर भारत में वैशाख कृष्ण पक्ष है वही दक्षिण भारत में चैत्र कृष्ण पक्ष है। इसी तरह से जो ये श्रावण और भाद्रपद का अंतर, इसी तरह से हर महीने का ये अंतर जो है पूरे वर्ष भर चलता रहेगा। उत्तर भारत में वर्ष के आखिर में आएगा आपका चैत्र कृष्ण पक्ष इस वर्ष का, लेकिन यहां पर क्या होगा, चैत्र शुक्ल पक्ष से पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष के बाद यहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आएगी। तो नव वर्ष जो है, नया वर्ष जो है वो दोनों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ करते हैं, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। अंतर सिर्फ इतना है कि उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल के 15 दिन बाद वैशाख महीना लग जाता है, वैशाख के पूरे 30 दिन आते हैं और चैत्र के बचे हुए 15 दिन वर्ष के आखिर में आते हैं। तो ये 15 दिन का अंतर सतत पूरे वर्ष भर बना रहता है उनका। हो गया स्पष्ट? पंचांग में जो था वो सौर को चंद्र से अनुकूल करते हुए दिखाया जा रहा था, वो अलग था। यहाँ चंद्रमासों में दो में भिन्नता को दिया जा रहा है, दो चंद्रमासों की तुलना है यहाँ पर। वो समझ में भेद हो गया कि उसमें नमस मास लिखा हुआ है और नवमी से प्रारंभ हो रहा है। हाँ, वो और उसके बाद सौर मास है, वो सौर मास है वो तपस सौर मास में, या जो भी मास होगा नभस से सौर मास, उसमें जो नभस का चांद्र मास है वो 9 गते से आरंभ हो रहा है। ये कभी 9 गते से होगा, कभी 2 गते से होगा, कभी ये अलग अलग चेंज होता रहेगा, वर्ष में एक समान नहीं रहेगा, दिनों में भेद है। ये मेरे ख्याल से बात स्पष्ट हो गई है। हाँ पूछिए। ओम जी, हमने जो क्रांति वृत्त में 0 डिग्री लिखा था वो वसंत संपात माधव ऋतु के पहले लिखा था। तो अगर मुझे ये पूछना है कि संवत्सर की शुरुआत हम मधु से मानेंगे या माधव से मानेंगे? माधव से बताया उन्होंने जी। तो फिर किस मधु से ही होगी। किसकी? संवत्सर की जो शुरुआत है नहीं, जो वेद में है वो मधुश्च माधवश्च वसंत ऋतु से आरंभ है। तो एक तरह से अगर आप उसमें देखोगे तो मीन राशि से संवत्सर आरंभ होता है। जो मधु महीना है वो मीन राशि का है, माधव मास मेष राशि से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। संवत्सर जो है वो वसंत ऋतु से प्रारंभ होता है, तो मधु मास से प्रारंभ होता है। मतलब वर्ष का प्रारंभ तो मधु से ही मानेंगे, मधु से ही मानेंगे, लेकिन ऋतु की जो भोगांश की दृष्टि से है वो 0 डिग्री वो 0 से 0 पे नहीं आएगा। वसंत और मधु, वसंत ऋतु और मधु मास, उसी से वर्ष को प्रारंभ मान रहे हैं। वर्ष आरंभ, ठीक है जी। तो जी, जब हम ये कृष्णाष्टमी की चर्चा कर रहे थे तब श्रावण मास को चौथा मास गिना था, इसलिए ये कंफ्यूजन हुआ। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण इस प्रकार गिनते हुए श्रावण को चौथा मास। ज्येष्ठ श्रावण, हाँ वो चौथा मास ही है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण 5 महीने। ठीक, वो उसमें उन्होंने मतलब कहते हैं वसंत संपात के बाद के महीने गिने थे। हाँ जी, उन्होंने चौथा महीना बोला था जी, तो उसको छोड़ करके वसंत संपात के आगे का चौथा महीना गिना होगा, ऐसा संभावना उसमें है। जब बोला था ना तो 90 अंश पर कर्क संक्रांति से श्रवण मास दिखाया था जी। तो 90 अंश यहाँ 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90, तो वसंत संपात के बाद चौथा महीना गिना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, और आप पूछो। अजय जी पूछो, आपको पूछना था, दो उन्हीं को दो पहले। हाँ, जिनके पास माइक दे दो उनको। हाँ।
आपके उधर से भी और किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, बोलो। जी, सायंकालीन सत्र में आचार्य लोकेश जी ने बोला था कि पंचांग के 3 घटक होते हैं। ऐसा करके उन्होंने 2 घटक के नाम लिए थे, सौर मास और चांद्रमास। हाँ। लेकिन तीसरे घटक का नाम नहीं लिया। हाँ, वो पृथ्वी तीसरा का घटक अगली कक्षाओं में आएगा। वैसे वो तीसरा घटक जिसके बारे में लास्ट में बात की थी वो नक्षत्र है। हाँ, मतलब वो वैसे 3 चीज वो बोल रहे थे ना, सूर्य, हाँ, चंद्रमा और सौर मास, पृथ्वी। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी उसी अर्थ में ही है वो। जो 3 घटक है पंचांग के, अगर गणना के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य, ऐसा चंद्र करो। और पृथ्वी हैं, जिनसे माइक को सौर ठीक मास करो और थोड़ा सा, चांद्रमास ये बनते हैं। सामने से कर लो और आगे सरकार। जिसकी लास्ट में बात कर रहे थे जो और आगे तुल्यता सरकार के को पक्ष में, तो वो एक तीसरा घटक जो है वो नक्षत्र है, वो बाद में आएगा। लेकिन 3 घटक है, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। बस इन 3 के संबंध से ही हमारा पूरा पंचांग बनता है। नक्षत्र का हो गया। और आप में से बोलो। सायकाल के सत्र में ये नक्षत्रों के स्वामी गिनाए गए थे। जैसे 4 नक्षत्र बताए थे, उनके अलग अलग जो देवता बताए गए थे, तो उनका संबंध कुछ पता नहीं लगा किस हिसाब से मतलब बताए गए या बाकी राशियों के। तो वो तो अभी बताया नहीं है, परंपरा में ऐसा किया है, उसका कोई आधार होगा वो अलग विषय। अभी केवल इतना है कि ये इसके हैं, अभी वो बताया ही नहीं गया है कि क्यों होता है क्या, ये आगे की बात है। तो ठीक है, बाकी की जो 8 राशियां हैं तो सबके हैं, वो सबके सबके देवता हैं, आर्ष पत्रकम में दे रखे हैं और वैसे चर्चा में आएंगे कक्षा। आ जाएंगे आगे। सबके देवता उन्होंने निश्चित कर रखे हैं। ये तो दोनों परंपराओं में एक ही माने जाते हैं, दोनों परंपराओं में उसमें कोई भेद नहीं है। उस जू का तो ये भी मानते ही हैं उसमें। हाँ, उधर से कोई पूछिए, माइक दीजिए। ओम। जी, अभी जो बताया गया था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में चैत्र मास से वर्ष शुरू होता है, लेकिन ये बोला गया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के बाद फिर उसके बाद वैशाख मास शुरू हो जाता है। लेकिन पहले तो बताया गया था कि जो उत्तर भारत है वहाँ पर कृष्ण पक्ष से मास शुरू होता है। इसमें अभी बताया कि शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। उत्तर भारत में यही एक विसंगति है कि वर्ष का प्रारंभ तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से करते हैं, लेकिन उसके बाद सारे मासों का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से करते हैं। ये विसंगति है, ठीक है। ये गलती है उनके पंचांग में, जिसको मतलब पॉइंट आउट करने की कोशिश। दक्षिण भारत में कम से कम इतना तो अच्छा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष आरंभ करके फिर चैत्र कृष्ण पक्ष, उनका सब कुछ उसी से चलता है। लेकिन उत्तर भारत में वर्ष का आरंभ शुक्ल प्रतिपदा से और मासों का प्रारंभ कृष्ण प्रतिपदा से करते हैं। ये विसंगति है। इसका कारण जो है वो इतिहास में है, आज का विषय नहीं है। फिर कभी मौका आएगा तो जरूर बताऊंगा। हो गया, आपको स्पष्ट हो गया? आपका ही प्रश्न था कि उत्तर भारत में महीना शुक्ल पक्ष से कैसे, चैत्र, तो महीना तो वहां भी कृष्ण पक्ष से ही होता है, चैत्र भी। तो वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से ही मानते हैं। महीना तो वैसे तो होना चाहिए कृष्ण पक्ष से ही है जी। जैसे बोला गया था पहले कि सभी महीने कृष्ण पक्ष से शुरू होते हैं उत्तर भारत में। महीने, हाँ, तो वो तो होते ही हैं। तो चैत्र भी कृष्ण पक्ष से चैत्र शुरू भी होता है, कृष्ण पक्ष से ही शुरू होता है। चैत्र भी वो होता है। वर्ष का प्रारंभ, यही विसंगति बता रहे हैं कि वर्ष का प्रारंभ वो महीने के बीच से मानते हैं। चैत्र मास के मध्य से वर्ष का प्रारंभ मानते हैं उत्तर भारत वाले, जबकि होना क्या चाहिए, महीने का प्रारंभ और वर्ष का प्रारंभ एक साथ होना चाहिए। तो इसलिए महीने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चैत्र को भी वो कृष्ण पक्ष से ही प्रारंभ मानते हैं उत्तर भारत में। वर्ष की दृष्टि से उन्होंने कथन किया था, ठीक। हाँ, और हाँ बोलो। मेरे ख्याल से ये जो भ्रम हुआ है वो शायद इस कथन से हुआ है कि चैत्र से प्रारंभ होता है और बचा हुआ आधा चैत्र साल के अंत में आता है।
जबकि वो पिछले साल के अंत से हाँ, पिछले साल के शुरू अंत में। होता है और इस साल से आधा पिछले साल में और आधा इस साल आधा में इस साल। लगातार होता है। शायद उस कथन से कंफ्यूजन हो सकता है ठीक है, कि वो आधा शुरू प्रारंभ में आ गया और आधा अंत में आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, पूछिए। आप में से किन्हीं को पूछना हो तो? नहीं, बोलिए अभिषेक जी। तो अभी जो संवत्सर आरंभ की बात बताई थी कि ये उत्तर भारत से अर्थात जिससे हम आरंभ मानते हैं उससे लगभग 1 महीना पहले जो इनका पंचांग है हाँ। उसमें मानते हैं। हाँ। तो इसमें इन्होंने माना कि वेद में लिखा है मधुमास पहले है, तो मधुमास भले ही पहले हो भले ही वहाँ पर, लेकिन संवत्सर आरंभ होगा ऐसा तो वहाँ कुछ ऐसा वर्णन नहीं है। संवत्सर यहाँ से आरंभ होगा या कहाँ से आरंभ होगा, हमारी परंपरा में तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो वहीं से संवत्सर आरंभ होना चाहिए और इनका संवत्सर आरंभ पहले हो रहा है। और ऐसे इन्होंने बताया था कि सरकार भी जो अभी 1944 चल रहा है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 22 मार्च ऐसे कुछ मानती है, लेकिन ये लगभग 20-22 फरवरी कुछ इनका पंचांग में इस प्रकार से दे रखा है। तो 1 महीने पहले का ये किस आधार पे किया गया है? हाँ, ये विषय शायद आएगा ये आगे विषय और आएगा और अभी इस निर्णय पर पहुंचने के लिए मतलब हम थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। ये सवाल आप जरूर अपना रखिएगा, लेकिन 7वें दिन, और मुझे लगता है 7वें दिन तक आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए, कुछ बातें आपको प्रारंभ से प्रश्न होंगे, उनका एकदम से समाधान के लिए प्रयास करेंगे तो वो इनकी भी बात हमें समझ में नहीं आएगी। वो जो चीज़ें बता रहे हैं आपको, जहाँ प्रश्न है वो लिख लीजिए, वो पूरा जब बता देंगे तो या तो स्पष्ट हो जाएगा और नहीं तो आपको भी प्रश्न करने का अवसर रहेगा, और ये हम उसी समय उन्हीं से पूछेंगे, है ना। ये बड़ा प्रश्न है आगे का। हाँ, दूसरा पूछता हूँ। हाँ। ये जो सृष्टि संवत्सर दे रखा है तो 1,97,49,49,124। हाँ। चलो 97 लाख वाला तो चलो वो ये लोग उसकी देखो, गणना कर ये- संधि विषय की गणना कर। सुनो, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये भी अभी प्रश्न मत उठाओ, अभी ये प्रश्न मत उठाओ। एक 97 वाला जो एक पक्ष है और एक 96 वाला उस पक्ष में नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ। दूसरा आगे का प्रश्न है तो वो तो अलग प्रश्न है, लेकिन आगे 24 लिख रखा है इन्होंने। हम लोग 23 माने, हम त्रयोवंश अधिक एक शततमे बोलते हैं, तो इन्होंने 24 लिख रखा है। देखिए, मेरे ख्याल से चौथे दिन में या तीसरे दिन के अंतिम सत्र में जिस समय हम आपको अहरगण साधन और सृष्टि गणना सिखा रहे होंगे, उस समय आपको ये विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें केवल एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जैसा कि उनके लेख और पीछे के वचन से है कि प्राय करके हम जो वर्ष लेते हैं तो कुछ लोग इसको जो वर्ष बीत गया है, समाप्त हो चुका है, उसकी गणना करते हैं। आपकी शैली क्या है, और जगह भी हम यहाँ देखते हैं कि जो वर्ष चल रहा है उसको लिखते हैं। तो जो 1 साल का अंतर, ये जो बात कह रहे हैं वही अंतर है कि जो वर्ष बीत गया, जैसे कि अभी हम कहेंगे, आप ईस्वी सन की दृष्टि से देखें तो कौन सा सन कहेंगे? 2022, मतलब 2022 चल रहा है अभी। और अपने विक्रम संवत का भी आप देखेंगे, या तो शक संवत का देखेंगे, विक्रम संवत का 2079 ये चल रहा है, बीत गया वो नहीं है। 78 बीत गया, 69वां चल रहा है। शक संवत का भी 1944 चल रहा है, 1943 पूरा हो चुका है। इसी शैली में इन्होंने सृष्टि संवत को भी किया है, जबकि दूसरे क्या करते हैं कि जो बीत चुका है वो वर्ष लिखते हैं, तो वो 1 वर्ष का अंतर आता है। इन्होंने इनकी परंपरा इस शैली में जो वर्ष अभी चल रहा है उसकी संख्या की है, वो 1 वर्ष का जो अंतर है वो उससे आएगा। जब आप अहरगण साधन करेंगे ना, तो अहरगण साधन में और ग्रह स्पष्ट की गणना में गत वर्षों की संख्या लेनी होती है। तो प्रचलित पंचांगों में कलियुगाब्द नाम से गत कली वर्ष देने की परंपरा है। इसीलिए वो लोग 51-23 लिखेंगे, क्योंकि 51-23 वर्ष गत हो चुके। जब हम गणना करेंगे तो वर्तमान वर्ष 5124 ही रहेगा, लेकिन जब गणना करेंगे और गत वर्ष लेने होंगे तो गणनाओं में 51-23 ही आएगा। वो आपको उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जब अहरगण साधन करेंगे। हाँ, स्वामी दयानंद जी जो लिखा है वहां पर वर्त रहा है लिखा है। हाँ, वर्त रहा है मतलब चल रहा है। हाँ, तो उसके अनुसार तो 23 ही बैठता है। चलो उस विषय में आगे बात करेंगे, लेकिन इनका भी यही है कि जो वर्त रहा है वही आना चाहिए। जो वर्त रहा है वो आना चाहिए। वर्त रहा है वो आना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है।
और जो आपको एक वर्ष का जो कुछ अंतर है, अभी ये जो चर्चा चलेगी सृष्टि संवत के बारे में भी अलग से चर्चा आएगी, और उस समय में ये प्रश्न आप उनसे रखेंगे। हाँ, अन्य कोई पूछे पहले? अन्य कोई पूछना है? बोलिए। यहाँ पर एक शब्द आया है, सूर्य के परम क्रांति पर होने से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो ये परम क्रांति पर होना सूर्य का, यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य परम क्रांति का? अभी आप इस बात को सिर्फ याद रख लीजिए, जिस समय उत्तरायण, दक्षिणायन और वसंत संपात क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, जब वो पूरी व्यवस्था में समझाया जाएगा ना, तो आपको परम क्रांति शब्द भी समझ में आ जाएगा, क्रांति भी समझ में आएगा, और उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे बनते हैं वो समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इस लाइन को याद कर लीजिए कि सूर्य के परम क्रांति पर होने पर उत्तरायण या दक्षिणायन घटित होते हैं। ठीक है, उस समय आएगा, आ जाएगा विषय। और कोई उधर से? हाँ पूछिए। जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि नया संवत्सर शुरू होता है, ये ठीक है? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, और ऐसा है भी नहीं। जी, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा ठीक है? नहीं है, ठीक नहीं है। ये और विस्तार से बाद में हो जाएगा, आएगा, ये विस्तार से आएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के समय वर्ष के आरंभ के बाद सूर्य और चंद्रमा की वही स्थिति एक सा जैसी होती है। दोनों घटकों को लेकर के एक साथ अगर सिर्फ सूर्य को लेकर के चलते हैं तो एक मधुमास से वर्ष आरंभ होता है और एक मधुमास में सूर्य पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन हमारा जो कैलेंडर है वो आगे आएगा कि सिर्फ सूर्य आधारित नहीं है और न सिर्फ चंद्रमा आधारित है, सूर्य आधारित कैलेंडर है, जैसे आजकल का ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं। चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, जैसे इस्लाम में हिजरी कैलेंडर, जिसमें ईद जो है हर वर्ष जो है पिछली बार के मुकाबले 11 दिन पीछे खिसक जाती है। यानी ईद कभी वर्षा ऋतु में आएगी, कभी ग्रीष्मों में आएगी, कभी सर्दियों में आएगी। ये दो अलग अलग कैलेंडर व्यवस्थाएं हैं। जो वैदिक कैलेंडर व्यवस्था है उसे कहते हैं सौर चांद्र, ल्यूनी सोलर, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का समायोजन है। वो व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, आगे स्पष्ट होगी आपको जरूर। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया कि ये जो है इसमें सौर और चांद्र दोनों को मिलाकर के समायोजन है, तो उसके अनुसार ये विषय और स्पष्ट आएगा। अभी तो देखिए भूमिका केवल हुई है, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से हैंगे और आशा है कि आपको स्पष्टता हो जाएगी उसमें। हाँ बोलो, उनको दो। ओम। देखो इसको खटखट मत किया करो, ठीक है। खटखट ही आती है, आप ओम बोल के कर लो बस। न तो फूंक मारो उसमें और ना इसको खटखट करो जी। ओम ऐसे करके पता लग जाएगा। बोलिए। वो जी अभी जो स्पष्टीकरण दिया था, मतलब स्पष्टीकरण देना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ा समय स्पष्ट नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा स्पष्ट नहीं, क्या चीज पूछना है आपको, वो बोलिए। वो जो चैत्र शुल्क, चैत्र शुक्ल का, हाँ वो स्पष्ट साल के प्रारंभ और बाद में। देखो जो 15 दिन का अंतर आता है उस पर प्रसंग चल रहा था, और वर्ष का प्रारंभ जैसा आजकल माना जाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पंचांग में, तो वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा पे नया वर्ष माना जाता है। ठीक है, लेकिन चैत्र मास का प्रारंभ उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार 15 दिन पहले से हो जाता है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, तो उसका जो कृष्ण पक्ष का भाग है, कृष्ण पक्ष जो भाग है वो पहले आ चुका होता है, तो वो उसी वर्ष के पहले आ चुका है, यानी पिछला वर्ष जो समाप्त हुआ है वो 15 दिन वहां चले जाते हैं। ठीक है, ये बात 15 दिन यहाँ आ गए, 15 दिन वहाँ, पूरा नहीं। 15 दिन पहले पिछले वर्ष में चले जाते हैं, 15 दिन अगले वर्ष में आते हैं। ये उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में चैत्र मास नए वर्ष से प्रारंभ होता है और वो पूरा का पूरा महीना नए वर्ष में ही आता है। चैत्र महीना पूरा नए वर्ष में ही आता है, ये अंतर है बस। हाँ। और किसको पूछना था, बोलिए। ऊपर अगर स्पष्टता है, अपने को चलना है तो बताएंगे। हाँ, जैसा चल सकते हैं। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाह रहा था जी। हाँ, इसके बाद जी हाँ बोलो। आज सुबह बताया था सायंकाल सत्र में
कि शुक्ल प्रतिपदा को 1, 2, 3 और पूर्णिमा को 15 ऐसे करके लिखते हैं। हाँ। और कृष्ण प्रतिपदा को 1, 2, 3 और अमावस्या को 30 लिखते हैं। हाँ। तो 15 हैं तो 15 ही दिन, लेकिन 30 लिख रहे हैं। 15 के बाद 16 भी लिखते हैं। एक को 16 समझो आप। उसे 16 समझिए आप। वो एक से मतलब लेके 15, फिर 16, 17 और ऐसे करके 30। सब लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन चूंकि इसको प्रतिपदा ही बोलते हैं तो कृष्ण 1 ऐसे लिखते हैं। या तो आप सीधे 16 बोल दीजिए 16वीं तिथि, या कृष्ण प्रतिपदा यानी कृष्ण 1, उसके बाद हो जाएगी 17वीं तिथि या कृष्ण 2। दोनों ही तरीके हैं बोलने के। तो 30 को कृष्ण 15 भी, अमावस्या को 30 ही बोलते हैं। हाँ। हो गया। केवल नहीं, केवल व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। देखो दोनों ही ठीक हैं। अगर आप इसको महीने की दृष्टि से देखेंगे ना, तो यहाँ ये प्रारंभ होकर के और यहाँ अंत तक आ रहा है, तो 30 दिन हुए पूरे। हाँ ये तो ठीक है। इस तरह आप गिन सकते हैं। लेकिन जब आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में 2 भागों में बांट देंगे, तो जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है तो कृष्ण पक्ष के पहले दिन को क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा बोलेंगे, द्वितीया बोलेंगे। तो वो 1 और 2 आ गया। वो किसको बोल रहे हैं? महीने की दृष्टि से 16वां दिन था और पक्ष की दृष्टि से पहला दिन था कृष्ण पक्ष का। ये 17वां दिन था तो ये दूसरा दिन था। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, केवल गणना का प्रकार है। नहीं, वो 30 को 15 नहीं लिख रहे हैं ना। जब कृष्ण पक्ष को 1 मान रहे हैं तो 30 को 15 भी लिखना चाहिए ना फिर। लेकिन वो 30 को 30 लिखना, ये तो रूढ़ी अर्थ में ऐसा है। या तो आप उसे कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि बोल दीजिए, तो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को ही अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, लेकिन किसी लोग बोलते नहीं, उसे लिखते 30 ही है। महीना कैलेंडर में का 30वां दिन जो पंचांग में आप देखेंगे तो वो 30 देखेंगे। ये एक विसंगति बता रहे थे कि ये लोग महीने का प्रारंभ तो यहाँ से मानते हैं कृष्ण पक्ष से, लेकिन अमावस्या के आने पे वहाँ 30 संख्या लिखी हुई मिलती है। अगर महीने का प्रारंभ आप वहां से मान रहे हो तो आपको वहां 15 लिखना चाहिए था, तो वो 30 लिखते हैं। वो भी इससे पता लगता है कि महीना यहाँ समाप्त हो रहा है, 30 दिन हो रहे हैं। तो इससे किस पक्ष की पुष्टि होती है कि यहां से महीना प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, उस पक्ष की पुष्टि होती है इस 30 संख्या से। ये विसंगति है उनकी, वही बता रहे थे। हो गया? माइक को चला करके बोलो। हाँ यही बता रहे हैं, वो 30 ही लिखते हैं। 2-3 बार बोल चुका हूं मैं। उसमें संदेह क्यों है? कोई झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं। कैलेंडर में ऐसा ही लिखते हैं वो। आप कैलेंडर देख लेना तो आपको तब संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ 30 ही लिखते हैं। क्योंकि इनको लग रहा होगा कि ऐसी मूर्खता कौन कर सकता है। मान तो ये रहे 30 ने, हमने गलत समझ रखा है, वो तो ठीक है। तो इसी मूर्खताओं को तो बताने के लिए वो इसी सब चीजों को जो उजागर करना है, समझना है कि गलती क्या है। आप कैलेंडर देख लेना, तब आपको पूरी संतुष्टि हो जाएगी उन्हीं के कैलेंडर को, उत्तर भारत के। ठीक है। और हाँ क्या चीज है? बोलो। इसमें ही बता रहा था, जिन्होंने लिख रखा है तो लिखने के थोड़ा वहाँ 30 लिखना चाहिए था, गलत लिख दिया। पिछला वाला मिटा दिया क्या? वो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। क्या प्रश्न है? तो कृष्ण पक्ष में 1 से 15 लिखा था, जैसा बता रहे थे उस प्रकार से 15 से 30, 16 से 30 लिखना चाहिए था। उन्होंने थोड़ा उल्टा चलो लिख कोई दिया। बात नहीं, वो महीना तो समझ में आ गया ना, बिंदु वो तो समझा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी उधर से कोई है? ओम। हाँ कोई ऐसा भी लिखता है कि 15 उसके बाद 14, 13, 12, 11 फिर 1, क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से तो वही ठीक बैठता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं लिखता। चंद्रमा के आकार के हिसाब से नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं लिखता। ऐसा कोई नहीं। चंद्रमा की कलाएं जब घट रही हैं, लेकिन महीने के दिन तो बढ़ ही रहे, तो दिनों की संख्या को ही लिखा जाता है। तो यहाँ 15 उसके बाद उस हिसाब से तो फिर 1 नहीं लिखना चाहिए, फिर तो 16, 17 ही लिखना चाहिए बढ़ने के हिसाब से। 16, 17 ही लिखते हैं। देखिए जब हम उसे गिनते हैं, जब गणना करते हैं तो 16, 17 ही लिखते हैं। उस 16 को बोलने का एक तरीका है कि उसे हम बोल देते हैं कृष्ण 1। तो कृष्ण 1 बोलिए या 16 बोलिए, बात एक ही है। जी विभू जी आप। मैं तो सिर्फ एक प्रश्न, अपनी जिज्ञासा भी रखना चाह रहा था और आप लोगों के माध्यम से एक विचार जानना भी चाह रहा था कि इस शिविर में आप सब लोग ज्योतिष सीखने आए हैं। आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते क्यों हैं? मतलब वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप ज्योतिष सीखने आए, या ज्योतिष के बारे में ऐसा क्या है जिसने आपको प्रेरित करा कि आपको ज्योतिष सीखना चाहिए? क्योंकि ज्योतिष में आकर्षण बहुत है, और जो आकर्षण है वो इसका कुछ आप समझ लीजिए जादुई पक्ष है या चमत्कारिक पक्ष भी है। आप क्यों ज्योतिष सीखना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं और आपकी मतलब आपकी मंशा समझना चाहता हूं।
हाँ, तो कोई हाथ बोलिए। 4-5 जने बोलने बहुत है। बहुत है। हाँ, बोलिए। जी, ज्योतिष सीखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसमें जब हम ये देखते हैं कि सृष्टि किस प्रकार से बनी है, पृथ्वी अपने अंश पर झुकी हुई है, उसकी 3 गतियां हैं, इस प्रकार से जब हमने देखना शुरू किया तो उसकी वजह से ईश्वर पर और गहरी आस्था होती चली जा रही है। पहले वो चीज़ उतनी गहराई से अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन जब से ज्योतिष में हमने थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश की है तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और गाढ़ होती जा रही है कि उसने ये रचना कितना कैलकुलेशन, हर चीज़ कितनी तरीके से फिट की हुई है और हम लोग कैसे उसको जी रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता है, प्रतिदिन क्या क्या बदलता रहता है। इस कारण से ज्योतिष में इतना आकर्षण हमारा है। ठीक है, धन्यवाद। अन्य कोई? हाँ, प्रदीप जी बोलो, दो उनको। ओ नमस्ते जी। मेरी रुचि इसलिए है कि जो फलित ज्योतिष है उसके साथ तुलना करने का है, क्योंकि उसकी वजह से जो भ्रांतियां हैं समाज में और आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले लोग भी उसी को मान करके ये सोचते हैं कि इससे दिग्दर्शन हो जाएगा, और ये क्या है इसके विषय में जानकारी नहीं थी। ठीक है, और इनको दो, अशोक जी को दो। और उधर से कोई है बोलने वाले? हाँ, बोलो। ओम नमस्ते जी। हमारी मुनि जी ने ज्योतिष की कक्षा ली थी, इसलिए जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई, पहले तो कम थी इसलिए। तो अभी क्यों आए यहाँ पर? अभी तो आपने कक्षा ली तो फिर और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ गई, फिर उसको शांत करने के लिए। चलो, रुचि है, जानने की इच्छा है। हाँ, शत्रुंजय जी बोलो। मेरी रुचि इसमें जो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं परंपरा में, उत्तर में दक्षिण में, उसके साथ विशेष तरह का भोजन कराया जाता है। और जब आयुर्वेद पढ़ा था, चरक संहिता पढ़ी, तो उसमें मौसम के अनुसार जो भोजन लिखा गया उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा था कि वो उत्सवों में वो भोजन क्यों किया जा रहा है। वहाँ तो गर्मी शुरू हो गई और भोजन वहाँ कुछ और कर रहे हैं। और ठीक से नहीं है, देखो उसमें दूसरा दो, या तो थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, सेल को बदल के देखो। तो ये परंपरा से भोजन, परंपरा में किसी कारण से तो उत्सवों में वो भोजन जोड़ा गया होगा, तो उसको हम वैसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ तो सोच के शताब्दियों से चला आ रहा है। और आयुर्वेद से वो फिट नहीं बैठ रहा था, तो ये कन्फ्यूज़न था। और राजेश भागवत जी मैसेज हमें भेजते रहते थे, ये तो महीना पहले ही उत्सव हो गया, ये तो अब भोजन का ये समय ही नहीं है। तो ऋतुचर्या के अनुसार मामला बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैं जानने के लिए आया। ठीक है, और कोई बोलिए। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद से लेकर के जो एक सिलेबस निर्धारित किया है उसमें वेदांग भी बताए हैं, तो ज्योतिष का भी वहाँ पर पठन पाठन का उल्लेख महर्षि ने किया है। और शास्त्रों को यदि सुरक्षित रखना है तो उसका एक ही माध्यम है कि वो पठन पाठन में रहे। तो यदि इसकी मेरे को आवश्यकता इस तरह से लगी कि यदि हम इसे पठन पाठन में लाते हैं तो इस परंपरा को हम आगे बढ़ा पाएंगे और जो महर्षि ने निर्देश किया है उसका भी पालन कर पाएंगे। तो इसमें मेरी रुचि जगी कि ज्योतिष भी आगे बढ़े, नहीं तो कई ऐसे ग्रंथ हैं जो विलुप्त हो गए हैं, अर्थात हमारे दिनचर्या में नहीं रहे और उनका अर्थ आजकल हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक स्तुत्य प्रयास है कि वैदिक ज्योतिष को हम अब सीख पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अन्य कोई उधर? बोलो। आपको भी दे दो माइक। बोलो। कुछ कक्षा लगाई थी जी मुनि जी ने, तो उसमें कुछ नई नई चीज़ें प्राप्त हुई, तो उसकी वजह से और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पृथ्वी किस तरफ घूमती है, कैसे घूमती है, चंद्रमा क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होते होते और उसमें फिर पठन पाठन होने की इच्छा हो। ठीक है, और कुछ जानने की इच्छा हुई कि और कुछ अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।
जिन्होंने अभी तक बोला है उनसे भिन्न किसी का कारण हो तो वो बोलेंगे। हाँ ओम ओम बोलिए। जी, मेरा इस शिविर में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राचीन भारतीय जो खगोल विज्ञान है उसको भली प्रकार से ठीक ठीक तर्क के आधार पर वर्तमान विज्ञान के अनुकूल समझना, उनमें क्या मतभेद है और क्या क्या दोनों में सही चीज़ें हैं, और उसके अनुरूप भारत में पंचांग व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। क्योंकि जो हम जितना जॉर्जियन कैलेंडर के पीछे भागे जा रहे हैं, जिसमें ना कोई डे की कोई गणना है, कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाते, बस है तो बस चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो उसको लेकर मेरे अंदर जिज्ञासा हुई और मैंने, जब मैं पिछली बार क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर में आया था तो तभी निश्चित कर लिया था कि मैं इस शिविर में अवश्य ही आऊँगा, तो इसलिए मैं इस शिविर में आया। ठीक है, धन्यवाद। अन्य कोई कारण किन्हीं का हो तो वो बताएंगे। विघ्नेश जी को आपको भी बोलना है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए, इसको 2 बटन होते हैं इसमें, एक आगे जाता है फिर एक और होता है, तो उसको पूरा कर लें और माइक को पास में रख के बोलें। हाँ ओ, मैं तो पास, माइक को पास में। और मैं तो इसलिए आया था कि अपने समाज में जो कृत्य फैली हुई है कि भैया आपको 7.5 वर्ष लगी हुई है, शनि का लगा हुआ है, आपके ऊपर राहु का दोष है, आपके ऊपर वो दोष है, आपके ऊपर वो दोष है। दूसरे में आज पूर्णिमा है तो गायों के लिए हरा चारा आज ही डालो, जबकि 15 दिन गाय तो भूखी रहती है। आज 11 है तो पानी आज ही खेली भर दो, आज अमावस है तो कुत्तों के लिए गाठिया और हलवा डालो। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए मैंने कहा वैदिक वहाँ सिखाएंगे तो यहाँ कोई नई चीज़ सीखने पड़ेंगे, इसलिए। ठीक है, धन्यवाद। विघ्नेश जी को। वो बाहर जब विज्ञान पढ़ते थे तो वहाँ पे गणित की क्लिष्ट जो भी समीकरण थे उनको पढ़ते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि भारतीय परंपरा में ऐसे गणित इतने क्लिष्ट नहीं है। तो जब मुनि जी ने यहाँ पे भूमिका पढ़ाई और जब कल आचार्य जी बात कर रहे थे तो पता चला कि वो गणित प्रधान, इस बार गणित प्रधान शिविर है, तो गणित रुचि का विषय रहा है। तो मुझे जिज्ञासा थी कि या भारतीय परंपरा में भी इतने क्लिष्ट गणित सिखाए जाते हैं, यही मुख्य कारण। ठीक है, धन्यवाद। बोलो। मेरी तो इसमें इसलिए रुचि हुई थी कि कुछ भी नया सीखने की मेरी इच्छा रहती है। तो जब मुनि जी ने इसकी कक्षा ली तो पहले जो पढ़ा था वो केवल शाब्दिक पढ़ा था, केवल परीक्षा के लिए, लेकिन जब मुनि जी ने भूमिका के रूप में कुछ प्रैक्टिकल करके भी समझाया तो उससे उसके संस्कार जग तो और नया सीखने की इच्छा होने लगी, इसलिए मैंने ज्योतिष में भाग लिया। देखो, जो उत्तर अन्यों ने दिए हैं ना, उससे अतिरिक्त हो तो बोल लीजिए, उसको आवृत्ति नहीं दीजिए।